నమస్కారం. సార్వత్రిక ఎన్నికల వేళ ప్రతి నోట నమో జపమే. యువత, ఉద్యోగులు, మహిళలు ఎక్కడ చూసినా నరేంద్ర మోడీపైనే చర్చ. సామాజిక మీడియాలోనైతే మోడీ మానియా నడుస్తోంది. ఎన్నడూ ఎవరికీ లేనంత వ్యక్తిగత ప్రచారం మోడీకి లభిస్తోంది. కారణం ఏంటి? కేవలం ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ఓ వ్యక్తి ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా యావత్ దేశం దృష్టిని తన వైపు మరల్చుకోవడం అంటే సాధారణ విషయం కాదు. ఎన్నికలకు ముందు ఇంటర్వ్యూ కోసం జాతీయ స్థాయిలో వందలాది ఛానళ్లు పోటీ పడుతున్న మోడీ మాత్రం విశ్వసనీయతకు మారు పేరైన ఈటీవీతోనే మనోభావాలను పంచుకున్నారు. కాంగ్రెస్ ముక్త భారత్ నినాదంతో సమర శంఖం పూరించిన మోడీతో ముఖాముఖి ఇప్పుడు చూద్దాం. मोदी जी, व्यस्तता के बावजूद आपने जो समय दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आप खुलकर मन की बात कहें. मेरा मकसद हेडलाइन बनाना या तिल का ताड़ बनाना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि आप देश की तकदीर बनाएंगे तो आखिर कैसे, क्या है आपकी सोच. और उसी के नाते मेरा पहला सवाल है कि आपका नाम घर घर पहुँचा है और उस घर घर पहुँचने के साथ में आपने जो नारा दिया है वो कांग्रेस मुक्त भारत का कहा है. क्या कांग्रेस मुक्त भारत के बजाय वो भ्रष्टाचार मुक्त या बेरोजगार मुक्त नहीं होना चाहिए था? ईटीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार. आपने कहा है कि मैं खुल कर के बोलूं, मन से बोलूं. इस देश में मेरी एक बात में तो पहचान है कि मोदी जब बोलता है तो खुल कर के बोलता है, मन से बोलता है. इतना ही नहीं, दिल से बोलता है. तो मैं आपसे जो बात करूंगा दिल से करूंगा. और लोकतंत्र में हम लोगों का दायित्व है कि हमारे और जनता के बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए. जनता को हम क्या हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं, हम कैसे करते हैं, हम किसके लिए करते हैं, ये सब जानने का जनता को पूरा पूरा अधिकार है. और इसलिए मैं इन बातों में मेरा कन्विक्शन है. तो इसके लिए मुझे खुशी होती है जब सच बोलना होता है. तो दूसरा विषय आपने पूछा कि कांग्रेस मुक्त भारत. मैं जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता हूं तब पिछले 60 साल में कांग्रेस ने राजनीति में जिस कार्य संस्कृति को पनपाया है उस कार्य संस्कृति से मुक्ति की बात करता हूं. कांग्रेस ने जो वोट बैंक की राजनीति को सत्ता हथियाने का साधन बना दिया है उससे मुक्ति की बात करता हूं. पिछले 10 साल में शायद हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद भ्रष्टाचार का इतना भयानक रूप देश को कभी देखने को नहीं मिला. और इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है कुशासन से मुक्त भारत, वंशवाद से मुक्त भारत, अलोकतांत्रिक तरीकों से मुक्त भारत, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से मुक्त भारत, महंगाई से मुक्त भारत, संकटों से मुक्त भारत. और कांग्रेस इन्हीं चीज़ों का पर्याय बन गया है. जी नहीं, लेकिन आप मोदी जी पिछले 60 सालों में 2-3 बार ऐसे मौके आए जब कांग्रेस मुक्त भारत हुआ भी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी. लेकिन गैर कांग्रेसी सरकार दिल्ली में बनी, अनुभव मोटे तौर पर यही आया कि चेहरे बदले लेकिन कुछ हुआ नहीं. वही एक तरह से कांग्रेसवाद सा ही चला या कांग्रेसी अंदाज में ही राज चला. उससे अलग कैसे होगा, क्या होगा? आप एकदम 100% सही है. क्योंकि देश में जितनी भी सरकारें बनी अटल जी की सरकार को छोड़ करके उसके सारे मुखिया कांग्रेस गोत्र के ही थे. वो कांग्रेस में ही पले बढ़े थे, कांग्रेस में ही पैदा हुए थे. लेकिन कांग्रेस से राजनीतिक कारणों से, वैयक्तिक द्वेष के कारण वो निकले थे. तो ये सारी जितनी सरकारें बनी हैं वो एक प्रकार से कांग्रेस की ही सरकारें थी. तो उस उन नेताओं का गोत्र कांग्रेस का था.
अकेले अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले जिनका गोत्र कांग्रेस का नहीं था, और इसलिए देश को पिछले 60 साल के शासनों में अटल जी के कालखंड का शासन बिल्कुल भिन्न दिखता है, क्योंकि वो एक भिन्न विचार के, भिन्न संस्कार के, भिन्न संस्कृति के, भिन्न आदर्शों की राजनीति को लेकर के आए थे। जी नहीं, लेकिन उसमें भी ये कि दिल्ली का जो सत्ता तंत्र है, जो दिल्ली की जो व्यवस्था है सिस्टम में, वो वही चलते रहने के कारण, उसके कारण कोई खास बुनियादी जो एक परिवर्तन या होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, उसकी कमी है। और उसके कारण अब आगे आपने उस नाते क्या विजन बनाया हुआ है? जब मैं गुजरात में आया तो यही तो सरकार थी, यही तो व्यवस्था थी, यही तो मुलाजिम थे, यही फाइलें थी, यही परंपराएं थी। उसके बावजूद भी बदलाव आया। शासन तंत्र जो होता है वो नीति निर्धारकों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, उनके कमिटमेंट पर निर्भर करता है, उनकी योजनाओं पर निर्भर करता है। और इसलिए शासन तंत्र ये संकट नहीं होता है, शासन तंत्र चलाने वाला कैसा है उस पर निर्भर करता है। और इसलिए व्यवस्थाएं, क्या रातों रात आप 2 करोड़ सरकारी मुलाजिमों को निकाल देंगे क्या? आपको चलाना होता है। इस नाते पिछली यूपीए सरकार, जो 10 वर्ष की पिछली सरकार थी, उसकी कमियां, उसकी गड़बड़ियों के मद्देनजर आप आगे के मामले में क्या दृष्टि, क्या विजन या क्या ब्लूप्रिंट बनाया हुआ लगता है? सबसे बड़ा संकट क्या है? देखिए, देश के सामान्य मानवी का न सिर्फ कांग्रेस पार्टी से भरोसा टूटा है, न ये प्रधानमंत्री से भरोसा टूटा है, लेकिन सरकार नाम की जो व्यवस्था है उसका ही भरोसा टूट गया है। कोई देश अविश्वास के बलबूते पर जीवित भी नहीं रह सकता है, चलने का तो सवाल छोड़िए। सबसे पहली आवश्यकता है देश में एक विश्वास पैदा करना, एक भरोसा पैदा करना। और ये चुनाव आप देखिए, 2014 का चुनाव सिर्फ नकारात्मकता का चुनाव नहीं है, वो विश्वास, आशा का चुनाव है। आशा विश्वास का इलेक्शन फॉर होप। ये हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार हुआ है। नहीं, उसी नाते कि जो पिछले 4 साल की जो राजनीति, उसमें नेतृत्व को लेकर, पॉलिटिशियन बिरादरी को लेकर, व्यवस्था को लेकर जितना अविश्वास या हुआ, और अब एकदम विश्वास की जो बात आई है, उसकी मूल पूंजी या उसमें मूल विचार क्या बनता हुआ लगता है? लोग मोदी को भली भांति जानते हैं, लोग अटल जी की सरकार के माध्यम से भाजपा की सरकारें कैसे चलती हैं वो भी अब जानते हैं। लोगों को कांग्रेस शासन और एनडीए शासन में क्या अंतर है अब भली भांति समझ आता है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, इन सभी सरकारों ने सामान्य मानवी में एक विश्वास पैदा किया है। और इसकी क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि देश के हर कोने में लगता है कि भाई हाँ, इनका इरादा कुछ अच्छा करना है, इनका इरादा कोई देश के गरीब से गरीब का भला करना है। आज आप देखिए, देश की आदिवासियों की जनसंख्या है, उसमें से 40% आदिवासियों की सेवा करने का सौभाग्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन सरकारों को मिला है। और उनके कल्याण के काम जितने भाजपा सरकारों ने किए हैं, वसुंधरा जी जो सोच रही हैं, शिवराज जी ने किया है, रमन सिंह जी कर रहे हैं, गुजरात में हो रहा है, इन सबसे गरीब के गरीब तबके को विश्वास पड़ता है कि हाँ यार, ये लोग हैं जो सिर्फ नारेबाजी नहीं करते हैं, नक्कर परिणाम देते हैं। मोदी जी, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत को जारी। मोदी जी, आपने जो विश्वास है उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए क्या कुछ योजनाबद्ध, समयबद्ध कुछ कार्यक्रम, कुछ ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है क्या? बिल्कुल, मेरे दिमाग में साफ है कि सरकार बनने के बाद क्या प्रायोरिटी होगी,
गरीब का भला करने के लिए क्या होगा, शासन व्यवस्था के अंदर जान भर देना, प्राण भर देना, उनको गति देना, देश की जनता जनार्दन में एक विश्वास पैदा करना, मेरे दिमाग में बहुत साफ है। नहीं तो उस नाते आपने जो कहा है और आपकी जो बात है, उस बात को एक तरह से लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव की तर्ज पर लिया और आपको बतौर एक नायक की तरह जिस दृष्टि से लोग देख रहे हैं, उसमें मेरा ये कहना है कि लोगों को ये जानने की बहुत कि फला क्षेत्र में क्या होगा, किसमें आपकी प्रायोरिटी होगी। ये एक ब्लूप्रिंट जो एक बनता है, उस तरह का कुछ आपने सोचा, कुछ कहेंगे? तो न ही मैं नायक हूँ और न ही मैं इस दिशा में सोचता हूँ। मेरा एक कमिटमेंट है। हमारी प्रायोरिटी कौन है? इस देश का गरीब है, इस देश का नौजवान है, असुरक्षा महसूस कर रही माताएं बहनें हैं, हमारा किसान है, हमारा सेना में बैठा हुआ जवान है। लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान। जिस प्रकार से जवानों के सर काट लिए जाते हैं, जिस प्रकार से किसान आत्महत्या करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का तो नारा बदल गया है, मर जवान मर किसान। ये उन्होंने करके रख दिया है। हमारी प्रायोरिटी की स्थितियां बदले। अब जैसे युवकों को रोजगार, मैं मानता हूं स्किल डेवलपमेंट सारी दुनिया की आज प्रायोरिटी है। अब स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ा कमीशन बिठाना पड़ता है क्या? आपका कमिटमेंट चाहिए। अपने आप नौजवानों को हुनर सिखाइए, उनको रोजगार का अवसर दीजिए। आप स्थिति कैसी है? आप दिल्ली में रहते हैं, आपके घर के नलके में पानी जा रहा है, आपको प्लम्बर चाहिए, आपको प्लम्बर नहीं मिल रहा है। आपको प्लम्बर चाहिए, प्लम्बर नहीं मिल रहा है। नौजवान बाजार में घूम रहा है, उसको रोजगार नहीं मिलता है। तो आप कोई ट्रेनिंग दो ना भाई, स्किल डेवलप करो ना, उसको भी रोजगार मिलेगा, आपका भी काम है। छोटी छोटी चीजें हैं। इन सरकारों ने बारीक चीजों पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते रहो। इसी का नतीजा मतलब ये कि जो मौजूदा सोच है या जो योजना है, उन्हीं पर कायदे से और अगर मजबूती के साथ अमल हो तो काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उनकी योजनाएं वोट बैंक की राजनीति की योजनाएं हैं। वो एक तरफ करके अगर काम हो, वो सारी योजनाएं वोट बैंक की राजनीति हैं। वो सरकार चलाते हैं चुनाव जीतने के लिए। हम सरकार चलाना चाहते हैं जनता जनार्दन की शक्ति बढ़ाने के लिए। उनके लिए पावर कैसे ग्रैब करना वो है। हमारे लिए जनता जनार्दन को एम्पावर कैसे करना वो हमारा टारगेट है। जी। उस नाते नीतिगत तौर पर क्या कुछ मतलब इसको नीतिगत खांचे में या एक विचारधारा के खांचे में इसको किस तरह रखा जाएगा? जैसे मैं बताऊं, एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या हमने हमारे समय की मांग नहीं है कि हमारी जमीन पर उत्पादकता बढ़े? जमीन तो बढ़ने वाली नहीं है। तो जो सीमित जमीन है, आज अगर हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें 1 एकड़ भूमि में आज जितना उत्पादन होता है वो डबल कैसे हो, 3 गुना कैसे हो, ये हम टारगेट नहीं कर सकते क्या? हनुमान कर लिया। क्या हम सॉइल केयर करने के लिए कोई व्यवस्था खड़ी नहीं कर सकते? सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं बना सकते हैं? उसकी जमीन की तबीयत कैसी है किसान की, उसको पता तो होना चाहिए। बेचारे को पता नहीं है। वो कोई भी फर्टिलाइजर डाल देता है, वो कोई भी प्रकार की दवाइयाँ डाल देता है, उसको पता नहीं होगा कि इस जमीन में कौन सी फसल हो सकती है। वैज्ञानिक तरीका दे सकते हैं। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद जो इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक इनिशिएटिव लिया था रिवर ग्रिड का। अगर नदियों को जोड़ने का काम किया होता तो जहाँ बाढ़ आती है वहाँ पर संकट आता है, बाढ़ से बचेंगे। जहाँ सूखा रहता है संकट आता है, सूखे से बचते हैं। अगर इस काम, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस काम को आरंभ किया है क्यों अटका पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट को डंडा मारना पड़ा। अब देश के सभी लोग मानने लगे हैं कि अगर हम गंगा और कावेरी को जोड़ते हैं, हम बड़ी बड़ी नदियों को छोटी नदियों के साथ जोड़ करके एक पूरा नेटवर्क बना देते हैं। ये बड़ा विजन आपका कृषि और सिंचाई को लेकर है जिस पे अमल की उम्मीद की जा सकती है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। ये गुजरात कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं था, हमने आज एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना स्थान बना दिया। उसी प्रकार से हमने श्वेत क्रांति की, लेकिन उसको गुजरात तक सीमित रह गया। क्या हिंदुस्तान के पशुपालक, हिंदुस्तान के किसान
उसको पशुपालन के साथ जोड़ करके वो उसको वायबल कैसे हो, हमारे पास जितने पशु हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े और ये इनकम उसको कैसे बढ़े। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर को टुकड़ों में देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ 3 हिस्सों में देखना चाहिए। 1/3 रेगुलर कृषि, 1/3 पशुपालन और 1/3 जहाँ खेत का किनारा होता है, किनारों पर वृक्षों की खेती। वृक्षों की खेती के कारण क्या होता है, आज देश को जो टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ता है ना, टिम्बर इंपोर्ट करना बंद हो जाएगा, किसान की आय बढ़ेगी। हम एक नए तरीके से सोचे। दूसरा, देश का दुर्भाग्य है, किसान अनाज पैदा करता है, खेत में काम करता है, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं करता है। किसान हिंदुस्तान के गरीब से गरीब का पेट भर करके उससे संतोष होता है, लेकिन वही अनाज जब सड़ जाता है तब उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि इस अनाज को गरीबों को बांट दो। वो अनाज गरीबों को नहीं बांटते, सड़ने देते हैं और बाद में शराब बनाने वाली कंपनियों को 80-85 पैसे में बेच देते हैं। इसकी किसान को कितनी पीड़ा होती होगी, इसका किसी को अंदाज नहीं है। इससे हिंदुस्तान की जवानी कितनी बर्बाद होती है, इसका किसी को अंदाज नहीं है। और इसलिए हम व्यवस्थाओं में कैसे एक तौर तरीके बदले। नरेंद्र मोदी के अनुसार रोजगार और औद्योगिकीकरण के साथ खेती जुड़ी हुई है। उनका मानना है कि कृषि आधारित उद्योग लगाकर युवाओं के लिए बहुत रोजगार अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इस बारे में उनका कहना है, आज रोजगार के लिए अनेक अवसर हैं, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अवसर है, लेकिन हमने औद्योगिक क्षेत्र की प्रायोरिटी तय करनी चाहिए। क्यों न हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा क्यों न दें, हम वैल्यू एडिशन क्यों न करें। हमारा किसान टमाटर बेचता है तो बेचारे को पैसे नहीं मिलते हैं, बिगड़ जाता है, लेकिन टमाटर का केचप बनता है तो उसकी इनकम बढ़ेगी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को कैसे बढ़ा दे। गुजरात क्योंकि समुद्र का किनारा लिए हुए हैं, उस नाते बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अनुभव है उसी में उनका यह भी मानना है कि शिपिंग उद्योग का विकास करके काफी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इतना बड़ा समुद्री तट है हमारे पास, कम से कम टेक्नोलॉजी की जिसमें जरूरत होती है, टर्नर, फीटर, वेल्डर से जो काम होता है वो है शिप इंडस्ट्री, शिपिंग, शिप बिजनेस, शिप बिल्डिंग। आज कोरिया जैसा देश शिप बिल्डिंग में इतना आगे बढ़ गया है। हम हमारे समुद्र तट पर इस शिप बिल्डिंग को कितना बढ़ावा दें ताकि दुनिया में शिपिंग इंडस्ट्री की इतनी बड़ी मांग है, हम गरीब से गरीब को रोजगार दे सकें। नरेंद्र मोदी पर्यटन क्षेत्र पर बहुत जोर देते हैं। इस बातचीत में उन्होंने इसके जरिए देश और दुनिया को जोड़ने की अपनी सोच बताई, तो यह भी कहा कि इससे काफी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। टूरिज्म, दुनिया के अंदर $3 ट्रिलियन का टूरिज्म का क्षेत्र इंतजार कर रहा है। हिंदुस्तान के पास सारी दुनिया को देने के लिए क्या कुछ नहीं है। हम अगर टूरिज्म पर बल देते हैं, गरीब से गरीब लोगों को रोजगार मिलता है। चाय बेचने वाला कमाता है, पकौड़े बेचने वाला कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है, ऑटो रिक्शा वाला कमाता है, छोटी छोटी रेस्टोरेंट वाला कमाता है, हैंडीक्राफ्ट बनाने वाला कमाता है, और ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहता है। और उसके कारण इतना बड़ा हिंदुस्तान की इकोनॉमी जनरेट हम कर सकते हैं। हम टूरिज्म सेक्टर को कैसे बल दें। इतना ही नहीं, मेरा एक कन्विक्शन है, टूरिज्म सेक्टर एक बहुत बड़े एम्बेसडर के रूप में दुनिया की आपकी छवि पहुंचाता है। दूसरा मेरा तो नारा है, टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। विश्व को जोड़ने की ताकत टूरिज्म में है। इस आम चुनाव में लोगों के स्वास्थ्य हक का मसला उभरा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सोच अलग ही है। वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए नजरिए की जरूरत बताते हैं। उनका कहना है कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ी जरूरतों के साथ छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली बात तो यह है, हम लोग अभी अटके हुए हैं हेल्थ इंश्योरेंस पर। आवश्यकता है हेल्थ एश्योरेंस की। दूसरा, हम लोग बीमारी की चिंता करते हैं, तंदुरुस्ती की चिंता नहीं करते हैं। हमने अपना फोकस वीकनेस के ऊपर जाना है कि वेलनेस पर जाना है, ये बदलना पड़ेगा। दूसरा, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर पीने का लोगों को शुद्ध पानी मिलता है तो बीमारियां अपने आप कम हो जाएगी।
स्कूल के अंदर बच्चों को छोटी छोटी चीजें अगर सिखाई जाए कि हाथ धोना चाहिए, हाथ धो करके खाना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ ये सबसे बड़ा आवश्यक काम है। सफाई, महात्मा गांधी जीवन भर सफाई के लिए जीते रहे। अब 5 साल के बाद महात्मा गांधी को 150 होंगे। क्या ये देश सपना नहीं देख सकता? जब गांधी के 150 हम मनाएंगे तब हिंदुस्तान में गांधी को हम एक स्वच्छ हिंदुस्तान देंगे। गांधी जीवन भर सफाई के लिए जीते थे। हम सफाई को ही एक मोटो बना लें और हम सफाई के विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। आप देखिए हेल्थ सेक्टर को बहुत बड़ी मदद होगी। दूसरा सबसे बड़ी आवश्यकता है डॉक्टरों की। आज देश की आवश्यकता की तुलना में हम 10% भी डॉक्टर तैयार नहीं कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस कम है, स्टूडेंट्स को अवसर नहीं मिल रहा है। क्यों ना हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज क्यों ना हो? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को क्यों आगे ना बढ़ाया जाए? उसके कारण क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल भी एक अच्छा बन जाएगा, मेडिकल कॉलेज भी बन जाएगा और वहीं के नौजवान अपने गांवों में सेवा भी करेंगे, तो डॉक्टरों की संख्या भी बढ़े। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना आवश्यक है उतना ही ह्यूमन रिसोर्स का आवश्यकता है। तीसरी बात है दवाई सस्ती कैसे मिले? क्यों ना हम दवाई सस्ती दे सके? हम रिसर्च और इनोवेशन को बल दें, हम दवाई सस्ती दें। अगर ये हम कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रयोग होते हैं। कुछ सरकारी अस्पताल होते हैं, बहुत बड़ा ऑपरेशन थिएटर होता है, लेकिन एक शिफ्ट चलता है, उसको 2 शिफ्ट क्यों नहीं चलाया जा सकता है? ज्यादा पेशेंटों को, यानी छोटे छोटे सुधार से भी हम बदलाव ला सकते हैं। कुछ मतलब ये आपके जो तमाम विचार है इसको अमली जामा कैसे, मतलब क्योंकि जैसे वहां योजना आयोग का डर रहा है या तमाम जो बातें हैं उससे बाहर कैसे निकलेंगे? 125 करोड़ देशवासी, यही मेरी थिंक टैंक है। हजारों साल की विरासत, यही मेरी थिंक टैंक है। बदलता हुआ विश्व, नई नई टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशंस, ये मेरी प्रतिबद्धता है और इसमें जुड़ने वाला हर व्यक्ति मेरा मार्गदर्शक। नहीं, ये आपके व्यक्तिगत स्तर पर मेरे लिए रास्ते चलते व्यक्ति का सुझाव भी वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है। मतलब और कभी कभी एक गांव का गरीब किसान का सुझाव भी देश के बदलाव लाने का बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। मतलब दिल्ली का जो नौकरशाही ढांचा, जो वहां की प्लानिंग का जो अंदाज है, उसके ऊपर आप भरोसा नहीं करेंगे? आप अपने मौलिक, आप अपनी सोच के अनुसार उस पर अमल करवाएंगे? आपकी सोच, आपके शब्द, आपका अनुभव मेरे मुंह में मत डालिए। मोदी जी अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत को जारी। दुनिया भर में आर्थिक सुधारों और अर्थव्यवस्था को जाम करा देने वाले मसलों पर नरेंद्र मोदी के विचारों को जानने की उत्सुकता है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कराधान से लेकर आर्थिक सुधारों और विदेशी निवेशकों के भरोसे की जरूरत पर जो बोला है वह बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी आर्थिक कायाकल्प में सुशासन की अलग अप्रोच लिए हुए हैं। सबसे पहले पिछली तारीख से कराधान के जमेले पर उन्हें जाना जाए। टैक्सेशन के संबंध में कोई एक आपकी विश्वसनीय नीति होनी चाहिए, वरना दुनिया का कोई व्यक्ति इस आशंका चलते आपके यहाँ आता नहीं। मतलब आप टैक्सेशन की जो पूरा विवाद हुआ उसको लेकर ठोस उसी प्रकार से ये पाश्चात्य असरों से जो टैक्सेशन की बातें आ रही हैं, दुनिया में कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। आप जो डील करते हैं उसको ठीक रहना चाहिए। आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चीजें नहीं करनी चाहिए। विश्वास, यानी आप सामान्य व्यापार में भी विश्वास टूट जाता है तो अंतरराष्ट्रीय जगह, और जब दुनिया में आप चाइना के साथ स्पर्धा कर रहे हैं, आप पूरे एशिया के अंदर अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, तो विश्वास पैदा करना, और मैं बताता हूं जी, विश्वास एक बहुत बड़ी पूंजी होती है और सरकार को विश्वास तोड़ने वाले कदम कभी उठाने नहीं चाहिए। उस विश्वास, और यही विश्वास की खातिर में मेरा यही सवाल है कि आर्थिक सुधारों को लेकर आपकी क्या रफ्तारी है, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं कि कितना आगे बढ़ेंगे, किस में, जो बीच में अभी जिस तरह के विवाद, जिस तरह के अवरोध आए, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ क्या हो रहा है, तिजोरी खाली करने के वोट बैंक के कार्यक्रमों को लोग आर्थिक सुधार कहते हैं। वो आर्थिक सुधार नहीं है। आर्थिक सुधार वो होते हैं जो आपकी सारी व्यवस्था में नए प्राण भरते हैं, एक नई सोच की शुरुआत होती है, लोगों को आने का अवसर पैदा होता है। आर्थिक सुधारों से ये बनना चाहिए।
आपने तो इतने कानूनों के जंगल बनाते जा रहे हो, कानूनों के जंगल बनाते जा रहे हो, आदमी कानूनों के जंगल में फंसता चला जा रहा है। आवश्यकता ये है कि हम कानूनों के जंगल को जरा कम करें, सिंप्लीफाई करें और प्रोसेस को बहुत शॉर्टकट करें। हमारे यहाँ हिंदू फिलॉसफी में कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा करो तो मोक्ष हो जाता है, लेकिन हमारी सरकारों में फाइल है 40 धाम की यात्रा पूरी करे तब भी फाइल का मोक्ष नहीं होता है। ये बंद होना चाहिए। क्यों न हम व्यवस्थाओं को सिंक्रोनाइज करें। दूसरा, टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लानी है। अब एनवायरमेंट मैं बताता हूं क्या कारण है कि एनवायरमेंट के नाम पर सारे प्रोजेक्ट रोक दिए जाए। सिग्नेचर की हुई फाइलें पड़ी है, क्यों पड़ी है? आखिर के मंत्रियों को बदलना पड़ रहा है, क्यों बदलना पड़ रहा है? कितनी गंभीर समस्या है। और इसलिए हम जब जितनी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, चाहे ई प्रोक्योरमेंट हो, ई टेंडरिंग हो, ह्यूमन इंटरवेंशन जितना कम करेंगे, दुनिया के देशों का विश्वास बढ़ेगा। मतलब ये सुशासन के आपके जो पैरामीटर में ये सारी चीजें आती हैं। ये सुशासन के ही नहीं है, सुशासन के तो है ही है, लेकिन ये एक विकास की लंबी सोच का भी हिस्सा है। आपने गुजरात के अंदर औद्योगिकीकरण का जो माहौल बनाया, जो किया, उसका गुजरात के इस मॉडल को क्या अखिल भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अमल किया जा सकता है? पहली बात यह है, उस पर कितना फोकस रहेगा? पहली बात यह है, भारत एक संघीय ढांचा है, हमने राज्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए। केंद्र की नीतियां ऐसी हो जो सब राज्यों की उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर दें। अगर मुझे मान लीजिए दिल्ली में के सरकार के पास किसी देश का एक डेलीगेशन आया, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो दिल्ली सरकार कहाँ इन्वेस्टमेंट कराएगी? उसका काम है कि वो मान लीजिए भाई बिहार में इन्वेस्टमेंट करने योग्य है, तो बिहार की सरकार से उनको मेल करवा दे, उनको विश्वास दे। उसको विश्वास होना चाहिए बिहार की सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों मेरे साथ हैं। आज वो एनवायरनमेंट नहीं है, आज वो एनवायरनमेंट नहीं। आपको मैं हैरानी होगी, गुजरात में हमने वाइब्रेंट गुजरात समिट किया, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहाँ आए, भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया कि तुम गुजरात क्यों जा रहे हो। दिल्ली सरकार ने राज्यों के विकास में कभी आड़े नहीं आना चाहिए। औद्योगिक विकास के लिए ये बातें बहुत बड़ी मदद करती हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भी नरेंद्र मोदी की दृष्टि अलग है। सुरक्षा के मसले पर वे केंद्र सरकार के मंत्रालयों के कामकाज का सवाल उठाते हैं। पहली बात है, भारत सरकार के पास जितने डिपार्टमेंट हैं वो मिजरेबली फेल हुए हैं। जिन डिपार्टमेंट विभागों में थोड़ा राज्य का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कुछ भी हुआ है, लेकिन जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट, चाहे एविएशन हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, मिजरेबली फेल गए हैं। आप देखिए रक्षा के क्षेत्र में कभी हमने देखा है कि सेना और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में तनाव हो? 60 साल हो गए, इंदिरा जैसे लोग राज करते थे, क्या कभी सेना में हिंदू कौन मुसलमान कौन ये गिनती करने का पाप हुआ है क्या? ये काम किया जा रहा है। आज देखिए हमारी पनडुब्बियां डूब रही है, हमारे सेना के जवान मारे, क्यों? सब कहते हैं भाई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं है, इसलिए हमारे संसाधनों को भी हम आधुनिक नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जवान कुछ तो इसलिए मारे जा रहे हैं कि ट्रक ऐसी है पहाड़ों पे जा नहीं पाती और बाद में उनको मरने की नौबत आती है। कम से कम हमारी सेना को आधुनिक कैसे बनाएं, वेल इक्विप कैसे रखें, उनमें डिसिप्लिन की दिशा में, और सरकार और सेना के बीच में तनाव नहीं होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होना चाहिए। और हम किसी को मारने के लिए सेना तो तैयार नहीं करते हैं, हम आत्मरक्षा के लिए सेना तैयार करते हैं, हमारे देश की आवश्यकताओं के लिए सेना तैयार करते हैं। चीन, पाकिस्तान, उनके जो रवैये हैं, अब आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से अमेरिका जाने वाला है, क्या हमने विजुलाइज किया है? उसके बाद हमारी सीमा पर क्या क्या समस्या आने वाली है, उसके लिए हमने हमारी सेना को अभी से तैयार किया है क्या? उस दिशा में जो सोच होनी चाहिए वो आज नहीं है। सेना के जवानों के सर काट लिए जाते हैं, और एक आध बयान दे दिया जाता है, बाद में कुछ नहीं होता है। उसमें भी सेना एक बयान देती है,
पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर दूसरा बयान देते हैं और इसका मजा पाकिस्तान उड़ाता है। तो ये स्थितियां बदलनी चाहिए जी। पर इस स्थिति के लिए आपने कहा कि जो केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्रीज है, जो वहां की जो ढांचा ढल रहा है, वो ज्यादा जिम्मेवार, या मतलब वो ढांचा भी, वो मिनिस्ट्री भी नेतृत्व की वजह से ठीक हो सकता है? यूपीए सरकार के पास कोई विजन ही नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, राष्ट्र रक्षा इनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये सबसे बड़ा संकट है और ये पूरी सरकार को मैं जिम्मेवार गिनता हूं, उनके एनएसी को भी इसमें मैं जिम्मेवार गिनता हूं, वो सबको जिम्मेवार करता हूं, मैं एक व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं करता हूं, पूरे उनकी सोच। अब मुझे बताइए, आज हम अरबों खरबों का इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट का, क्या भारत के नौजवान डिफेंस इक्विपमेंट नहीं बना सकते क्या? डिफेंस ऑफसेट हम नहीं बना सकते क्या? क्यों ना हम एक प्रोग्रेसिव एग्रेसिव पॉलिसी न बनाए? क्या हमारे हिंदुस्तान के उद्योगकार, हमारे हिंदुस्तान के नौजवान, हमारे हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वो डिफेंस के लेकर के नए कोर्सेज चालू करें और हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हमारे साधन हम बनाएं? और क्यों हिंदुस्तान सपना न देखें कि हम आज दुनिया से हम शस्त्रास्त्र इंपोर्ट करते हैं, हम वो ड्रीम करें कि हम दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। अगर ये करेंगे तो देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज का संकट बंद हो जाएगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा, हमारी सेना के जवानों में ताकत आएगी। नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया में उम्मीदों का उफान आया हुआ है, मगर नरेंद्र मोदी का कहना है कि लोगों का उम्मीद करना गलत नहीं है। उम्मीद और उसे पूरा कर सकने के आत्मविश्वास का यह सवाल जवाब दिलचस्प है। मोदी जी, आपको लेकर लोगों में उम्मीदें इतनी अधिक है कि सोशल मीडिया में यहां तक कहा जाता है कि आप आएंगे तो डॉलर 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा। इतनी ज्यादा उम्मीदें, इन उम्मीदों का भार आप महसूस नहीं करते? और क्या ये उम्मीदें, इस तरह की उम्मीदें पूरी की जा सकती? कैसे होगा ये सब? आखिर ये उम्मीदें क्यों जगी है और ये उम्मीदें वाजिब नहीं है क्या? क्या हिंदुस्तान का रुपया ताकतवर नहीं होना चाहिए क्या? क्या हिंदुस्तान के नागरिकों को महंगाई से बचने के रास्ते नहीं होने चाहिए क्या? तो जहाँ तक जनता की उम्मीदें हैं, मैं मानता हूँ उन्होंने किसी को ये नहीं कहा है कि आसमान के तारे तोड़ करके लाओ। जनता ये नहीं कह रही है कि मेरे घर के आगे रोल्स रॉयस कार रख दो। मिनिमम चीजें मांग रही है जनता जी। और सरकार का ये दायित्व है आजादी के 60 साल के बाद, और मैं तो मानता हूं 7 साल के बाद भारत की आजादी के 75 वर्ष होंगे। हम याद करें, स्मरण करें उन महापुरुषों का जिन्होंने आजादी के लिए जंग किया, जिंदगी जलों में खपाई, कुछ ने फांसी के फंदे पर लटक गए। जिन सपनों को लेकर के उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, क्या ऐसा हिंदुस्तान हम उनको दे सकते हैं? हम अभी से तय करें कि आजादी के 75 साल जब मनाएंगे, देश जब आजादी का अमृत पर्व मनाता होगा, तब ऐसा हिंदुस्तान हम लोगों को देंगे। अगर ये भाव बनाएंगे तो जनता भी आपके साथ जुड़ेगी। विकास ये सरकार का एजेंडा नहीं होता है, विकास 125 करोड़ देशवासियों का एजेंडा होता है। लाल बहादुर शास्त्री ने ये करतब करके दिखाया था। उन्होंने जब कहा जय जवान जय किसान, और उस समय हम विदेशों से गेहूं लाते थे, इसी देश के किसानों को उन्होंने ललकारा, इसी देश के किसानों ने देश के अन्न के भंडार भर दिए। क्या सरकार की ऑफिस में अन्न पैदा होता था क्या? क्या अन्न वहीं हर एक के टेबल पे उगाया जाता? क्या किसानों ने करके दिखाया। परिवर्तन इसी प्रकार से आता है। आप 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति का महात्मा समझो, उनके सपनों को पूरा करने का अवसर दो। आप देखिए हिंदुस्तान कितना भाग्यवान है। 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। सारी दुनिया हम पे ईर्ष्या करे, ऐसा हमारा देश है। हम उन नौजवानों को अवसर दें, सारे सपने पूरे हो सकते हैं। नहीं, यही जो आपने कहा है कि जो 60 साल से जो लोगों की के सपने थे, उम्मीदें थी, वो आज सब एक तरह से बिल्कुल उम्मीद का प्रतीक आप बने हैं। उस उम्मीद में नौजवान भी, खास तौर पे बहुत उम्मीदें जो 35 साल से कम की उम्र का जो नौजवान है, लेकिन नौजवान बहुत जल्दी असहज होता है, बहुत जल्दी धैर्य खोता है। उनको अगर जल्दी से नतीजे नहीं मिले तो उसकी जो जोखिम है, उसके जो खतरे हैं, वो क्या आप मानते गंभीर नहीं होंगे? मैं नहीं मानता हूं। जैसा आप नौजवान का एनालिसिस करते हैं वैसा मैं नहीं करता हूं। पीढ़ी काफी बदल चुकी है। आज का नौजवान
प्लस माइनस हर चीज का एनालिसिस करता है, वो स्थितियों को समझता है, और अगर उसको विश्वास हो जाए हाँ कदम सही दिशा में है, तो उसके बाद जितनी धीरज है उतनी धीरज किसी के पास नहीं है। और इसलिए हम हमारे युवा पीढ़ी की शक्ति, उसका एनालिटिकल माइंड, उसका काम करने का उत्साह, इसको कम ना आके उस पर भरोसा करें। आवश्यकता इतनी है कि उसके और आपके बीच डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका और उसका कनेक्ट रहता है, आप उसकी बात को समझते हैं, आप उसको भी कहते हो छोड़ो यार अभी ये दो करेंगे, तो देश का युवा चलने को तैयार है। कानून के मामले में एक ही आपने पहले कहा कि कई कानूनों का अपने यहाँ अंबार लगा हुआ है, पुराने कानून और अप्रासंगिक कानून को हटाने की, और ये भी बात होनी चाहिए सुधार, कानूनन तौर पर सुधार, और एक उसी के साथ में कानून व्यवस्था, अदालती व्यवस्था या जो न्यायपालिका को या मुकदमों को लेकर, और पुलिस व्यवस्था, इसको लेकर आपकी क्या सोच? देखिए, कभी कभी तो मुझे लगता है लॉलेसनेस ये हकीकत है, लेकिन लेस लॉ ये जरूरी है। एक तरफ है लॉलेसनेस और दूसरी तरफ आवश्यकता है लेस लॉ। मैंने कहा ना, कानूनों का जंगल बना हुआ है। कुछ तो कानून है जो 19वीं सदी में, 18वीं सदी में बने हुए हम लेकर के घूम रहे हैं। जगत बदल चुका है। जितना इससे मुक्ति पाएंगे उतना सरलीकरण आएगा। दूसरा, कानून और व्यवस्था, उसके कई पहलू हैं। एक है हमारे पुलिस फोर्स का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हमें उसे मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। आज क्या होता है, 6 फुट का नौजवान है, पुलिस में भर्ती होता है, 9 महीने हाथ पैर ऊपर नीचे करता है और उसके हाथ में बंदूक पकड़ा दी जाती है, कानून पकड़ा दिया जाता है। गुजरात में हमने एक प्रयोग किया है, पहली बार देश में हमने एक रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई है। जिसको भी सिक्योरिटी फोर्सेज में जाना है, यूनिफॉर्म में जाना है, वो वहीं से ग्रेजुएट होगा, और ग्रेजुएट होने के बाद अगर अच्छे मार्क्स लाता है, और उसमें सब पढ़ाया जाएगा, उसको कानून पढ़ाया जाएगा, उसको लॉ एंड ऑर्डर पढ़ाया जाएगा, उसको आर्म्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको डिसिप्लिन सिखाई जाएगी, उसको मॉब साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, उसको विमेन के राइट्स पढ़ाई जाएंगे, सारी चीजें पहले से ही पढ़ाई जाएगी। तो एक बहुत ही एबल मैन पावर तैयार होगा, और वो अगर पुलिस में इंजेक्ट होता है तो धीरे धीरे उसमें भी बदलाव आएगा, और एक बहुत बड़ी मात्रा में किया जा सकता है। दूसरा, आज क्राइम का रूप बदल चुका है। आज क्राइम में टेक्नोलॉजी आई है, साइबर क्राइम का बढ़ रहा है, इकोनॉमिकल ऑफेंस बढ़ रहे हैं। उसमें हमारे लिए इस दुनिया को पहुंचना है, तो अगर गुनहगार टेक्नोलॉजी से जुड़ा है तो इन्वेस्टिगेशन भी टेक्नोलॉजी, तो हमें फॉरेंसिक साइंस पर बल देना पड़ेगा। गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड जिसने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है। कॉलेजेज में कहीं कहीं फॉरेंसिक साइंस के डिपार्टमेंट है, कोर्सेज चलते हैं, लेकिन फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी सारी दुनिया में एक ही है, और वो गुजरात में है। हम उसमें जजेस को भी पढ़ाते हैं, लॉयर्स को पढ़ाते हैं, हम पुलिस को पढ़ाते हैं, और सारी बात, जैसे अभी हमारे देश में बलात्कार होता है, बलात्कार होता है तो बलात्कार की घटना को मेडिकली किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत उसको देखा जाए, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। वी आर द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने एक फॉरेंसिक मोबाइल वैन तैयार की है, स्टाफ को ट्रेन किया है। बलात्कार की घटना होगी तो ये मोबाइल वैन वहां पहुंचेगी, उसके क्या प्रोटोकॉल होंगे, उस बलात्कार जिसका हुआ है उस देवी का सम्मान बना रहे, और फिर भी पूरी जांच हो, उसके सारे प्रोटोकॉल, उसके लिए फॉरेंसिक साइंस लैब बनाएंगे। अगर हम इस आधुनिक विज्ञान तो लेके जाएंगे तभी तो जाकर के हम बदलाव लाएंगे। सिर्फ एक कानून बना दिया और वो राजनीति करते रहे और वोट पाने के लिए खेल खेलते रहे, इससे नहीं होता है। मोदी जी, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत को जारी। आगे मैं नरेंद्र मोदी के सामने अपनी ये जिज्ञासा रखूंगा कि क्या कोई देवीय कृपा है जो उनका ऐसा जादू हुआ। मैं ईश्वरवादी हूँ, मैं आस्थावादी हूँ, मैं परम शक्ति में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुझे उसको परेशान नहीं करना चाहिए। उसने मुझे यहाँ जिस काम के लिए भेजा है वो मुझे करना चाहिए, उससे नहीं करवाना चाहिए। ईश्वर को बार बार जाके परेशान मत करो, ये करो वो करो, वो उसने मुझे यहाँ भेजा है,
उसने मुझे जो काम लेना होगा वो लेता रहे, उस नाते कर्मवादी आप बिल्कुल कि जो होगा। जो करते हाँ, रहेंगे। लेकिन हम लोग तो क्या है, सुबह शाम जाकर के आरती उतार उसको कहते हैं ये करो वो करो, कि वो कोई हमारा एजेंट है क्या? परमात्मा ने हमें भेजा है, परमात्मा हमसे जो करवाएगा हमें करना चाहिए। परमात्मा जो सद्बुद्धि देगा उस सद्बुद्धि के आधार पर चलना चाहिए। हाँ, आपकी जो ड्रेस से लेकर आपकी जो स्टाइल है, आपके जो अंदाज है, वो बिल्कुल बहुत अलग से लगते हैं, उसकी तारीफ भी बहुत होती है। ये आपने कहाँ से, मतलब आपका ऑफिस दफ्तर देखें या तमाम चीजें जो ये कैसे हुआ, ये संस्कार कहाँ से आ गए? बहुत साल पहले की बात है, एक प्रसिद्ध अखबार के सीनियर एडिटर, सुबह 7:30 बजे उनका फोन आया। मैं दिल्ली में रहता था, पार्टी का महासचिव था। उन्होंने फ़ोन किया कि मोदी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आ जाइए भाई। तो मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर ले आया। तो मैं वो भगवे कलर की लुंगी पहनता हूँ, तो मैं अपना, और मैं वो कंबल पे सोता था पहले, तो कंबल पे बैठा था, अखबार पढ़े थे, कुछ किताबें पढ़ी थी, और एक तांबे के लोटे में पानी भरा पड़ा था, और एक प्लास्टिक की कुर्सी थी, मैंने उनको बिठाया। एक कमरे में रहता था, एक रूलिंग पार्टी का महासचिव था मैं, इतने बड़े देश की रूलिंग पार्टी का मैं ऑर्गेनाइजिंग महासचिव था, मैं ऐसे रहता था। उनको बिठाया, मैंने उनको पूछा चाय पियोगे क्या? तो बोले हाँ पीऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो मैं एक गिलास लेकर के बाहर गया फुटपाथ पे, जब फुटपाथ की लॉरी पे चाय बिकता है वहाँ से चाय लेके आया, मैंने उनको चाय पिलाया। फिर मैं उनको पूछा क्या काम था, तो बहुत परेशान थे वो। तो बोले ऐसा है कि हमारे मैगजीन ने तय किया है कि जो आरएसएस बैकग्राउंड के लोग, प्रचारक राजनीति में आए हैं, उनकी जीवन शैली बदल गई है, तो उस पर हम एक स्टोरी करना चाहते हैं, और उसमें आपका भी नाम है कि आपकी जीवन शैली बदल गई है। मैंने कहा जो देखा, तो बोले ये देख करके मैं परेशान हूं कि मैं स्टोरी क्या करूं। बोले हम लोग तो सुनते थे, बोले ऐसा है ही नहीं। मैंने कहा अब मेरी रिक्वेस्ट है ये स्टोरी को छापो। देश का दुर्भाग्य है उस मैगजीन ने उस स्टोरी को किल कर दिया। पता नहीं क्या क्या चलता है। ये सिंपल मैं चश्मा पहनता हूँ, लेकिन लगाते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ी कंपनी का चश्मा पहनता हूँ। ये सिंपल खद्दर का कपड़ा है, लेकिन अगर मैं ढंग से जीता हूँ और परमात्मा ने जो बदन दिया है उस बदन पर कोई चीज शूट करती है, तो आपने मुझे ऐसा बना कर। मोदी जी एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपके जीवन के सबसे सुखद पल या सुखद वक्त कौन सा रहा, या सब और दुखद कौन सा वक्त रहा? अगर मेरे जीवन में सुखद वक्त अभी आया नहीं है। मेरा उस सुखद वक्त का लक्ष्य, मेरे गरीब से गरीब परिवार के पास रहने को जब घर होगा, बूढ़ों के लिए दवाई की व्यवस्था होगी, बच्चों के लिए शिक्षा होगी, किसान को आत्महत्या न करनी पड़ती होगी, मतलब वो मूल जो विचार के लिए भटकना नहीं पड़ता, जो प्रचारक वक्त बनते हुए विचार, मूल विचार जो ऐसी मेरी जब भारत माता होगी, ऐसा मेरा देश होगा, तब जाकर के मुझे संतोष और सुख होगा। तब तक सुख कैसा, चैन कैसा। दुखद क्षण कौन से रहे आपके? मैं दुखों की कभी गिनती नहीं करता हूँ, न उस पर अपना समय खराब करता हूँ। एक अंतिम सवाल कि संघ और आरएसएस के संस्कार से आप निकले हुए में, उसमें एक सामूहिकता, एक उसको लेकर ये बहुत कहा जाता है कि सामूहिक तौर पर विचार विमर्श तमाम है। आपको लेकर एक मोटे तौर पर ये धारणा भी जैसे बनी हुई है कि आप अकेले अपने निर्णय करते हैं, इसको लेकर क्या ये धारणा, इसकी क्या वजह? जी, ये जो मेरे रहन सहन और कपड़ों को लेकर के जो झूठ चलाया गया है, ये एक दूसरा झूठ है, क्योंकि मुझ पर कोई गंभीर आरोप तो लगा नहीं पा रहे हैं, तो एक हल्का फुल्का ये आरोप चलाते रहते हैं। इतना बड़ा गुजरात जिसमें जो बदलाव आया, क्या कोई एक आदमी ला सकता है क्या? बिना टीम कभी सफल नहीं होता है। और मेरे यहाँ आज भी मैं कहता हूँ, टीम गुजरात, टीम के बिना सफल नहीं होता है भैया। जब तक आपके पास अच्छे लोग नहीं हैं, आप उनको सुनते नहीं हैं। कभी मेरे साथ काम करके देखिए। और मेरी सफलता का मूल कारण ये है कि मैं सबको सुनता हूँ। मेरी सफलता का कारण ये है कि मैं सबसे राय मशवरा करता हूँ। हाँ, एक बार सबकी राय बन जाए और नतीजे पर फैसले
इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं पूरी शक्ति लगा देता हूं। ये अभी पूरे पिछले 3-4-6 महीने के प्रोसेस में भी इसी अप्रोच से काम हुआ, सारा कुछ किया आप? मैं बचपन से यही सीखा हूं, मुझे और कोई टेक्निक आती ही नहीं है। आती नहीं, मैं करने जाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा। टेक्निक आती नहीं मुझे। सबको सुनना, सबको साथ लेना और सबको जोड़ना, यही मेरी सफलता का मूल बिंदु है। लेकिन जो लोग मोदी को पसंद नहीं करते और मोदी के खिलाफ कुछ मिलता नहीं, तो यही कुछ चीजें हैं, चलाते रहते हैं। अब उनकी भी तो रोजी रोटी का सवाल है ना। तो मेरी तरफ से उनको इतनी मदद तो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। मैं सभी दर्शकों से एक प्रार्थना करता हूं कि लोकतंत्र ये हम सबका दायित्व है। चुनाव एक लोकतंत्र का महा उत्सव होता है। हमें अच्छा लगे बुरा लगे, मत जरूर देना चाहिए। हमें मतदान करना चाहिए। कभी भी मतदान से कतराना नहीं चाहिए। परिवार में शादी हो और 50 काम हो, भयंकर गर्मी हो, फिर भी मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप मतदान अवश्य करें। लोकतंत्र की वही सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मोदी जी, बहुत धन्यवाद।